बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका आर्टिकल बर्नौलीज इक्वेशन है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज रिलेशन या बर्नौलीज इक्वेशन क्या है और उसको कैसे ड्राइव करते हैं। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो बर्नौलीज इक्वेशन जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पास्टुलेट्स को अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, उनको कंसिडर करते हैं, उनके पास्टुलेट्स को देखते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आता है जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, जो कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। तो पास्टुलेट्स एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो पास्टुलेट्स हैं, जैसा कि उस वक्त इंट्रोडक्शन में भी हमने कहा था कि इसका एक पास्टुलेट तो ये हो सकता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और दूसरा इसका जो पास्टुलेट ये भी हो सकता है कि टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। इसको भी हम इसके पास्टुलेट के तौर पर ले सकते हैं। या जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वही है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। इसको भी हम यूज़ करेंगे, बल्कि इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम यूज़ ही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन ड्राइव करने के लिए मेरे पास सबसे पहले हम एक डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। जी, मेरे पास एक ऐसा पाइप है जिसका एरिया और क्रॉस सेक्शन वो भी वेरी कर रहा है और उसकी हाइट भी वेरी कर रही है। ये आपके पास एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है। एरिया और क्रॉस सेक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर कम है। और अगर विद रेफरेंस देखा जाए तो जो बॉटम है वो हाइट H1 पर पड़ा हुआ है और जो इसका टॉप है पाइप का वो हाइट H2 पर पड़ा हुआ है। हमने एक ऐसा पाइप कंसीडर कर लिया जिसका एरिया और क्रॉस सेक्शन वो भी डिफरेंट है, वेरी कर रहा है, और इसकी जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट वो भी वेरी कर रही है। तो हम यहाँ पर इसके एरिया और क्रॉस सेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं A1 और यहाँ पर एरिया और क्रॉस सेक्शन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं A2। फ्लूइड अंदर इसके ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इसके अंदर फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने क्या किया, एक फ्लूइड को इसके अंदर एंटर किया, वो फ्लूइड एंटर इसके अंदर हो रहा है विद प्रेशर P1 एंड वेलोसिटी V1, जो क्या करता है पहले से मौजूद यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर देता है इन एनी टाइम इंटरवल t, जिसको मैं शेड कर देता हूँ। ये वो डिस्टेंस है जहाँ तक पीछे आने वाले फ्लूइड ने पहले से मौजूद फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेल्टा x1 से। ठीक हो गया जी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लिख देता हूँ ताकि हमें ड्राइव करना आसान हो जाए कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें पहले वर्क फाइंड करना है कि यहाँ से जो फ्लूइड एंटर हो रहा है वो इस पहले से मौजूद ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है फ्लूइड पाइप के अंदर, उसे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क करता है। तो हमें यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है तो दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर हम वर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर वर्क फाइंड करना है तो हमें पता है वर्क फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स कहाँ से आएगी, फोर्स हम निकाल लेते हैं प्रेशर की डेफिनेशन से। वी नो डैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो प्रेशर P1 है, फोर्स जो इसकी वजह से एक्ट करेगी वो F1 होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A1 है, तो आपके पास F1 की वैल्यू आ जाएगी P1 इंटू A1। अब फोर्स की वैल्यू आ गई है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास डेल्टा x1 है, मैं लेट से कह लेता हूँ D1, पहला डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा x1 है। अब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। जिस तरफ आप फोर्स एक्ट कर रहे हो, प्रेशर की वजह से फ्लूइड के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में
फोर्स F1 इधर एक्ट कर रही है और बॉडी जो लिक्विड है इसके अंदर मौजूद वो डिस्प्लेसमेंट भी उसका इसी फोर्स की डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर वर्क का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। W1 इज इक्वल टू F1 डॉट D1 F1 D1 कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। F1 की जगह पर मैंने P1 A1 लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डेल्टा x1 लगा दिया। कॉज ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से तो हम यहाँ पर एंगल 0 लगा लेते हैं। cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है। 1 इंटू दिस ये ऐसे ही आ जाएगा P1 A1 डेल्टा x1। जबकि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर देखा था कि ये जो डेल्टा x1 है ये तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लूइड है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड है, जिसे हम फाइंड कर सकते हैं v1 इंटू टी से। याद है ना, हमने इसके कहा था s इज इक्वल टू v इंटू टी, इसी से हमने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है। s की जगह पर डेल्टा x1, v की जगह पर v1 और टाइम इंटरवल t ड्यूरिंग विच इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। तो यहाँ पर भी हमने एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द पाइप कंसीडर कर लिया जहाँ से फ्लूइड जो है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है डेल्टा x2 और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। लेट से मैं कहता हूँ ये D2 डिस्प्लेसमेंट है और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो किस तरह एक्ट कर रहा होगा? वो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो मतलब जो प्रेशर अगर अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इस डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। इसे मैं F2 कह लेता हूँ। तो यहाँ पर जो वर्क की वैल्यू हमारे पास आएगी W2 विल बी इक्वल टू F2 डॉट D2 इज इक्वल टू F2 D2 कॉज ऑफ थीटा। F2 की जगह पर यहाँ से जैसे F1 P1 इंटू A1 था तो यहाँ पर प्रेशर P2 है, एरिया A2 है, तो मैं फोर्स कह देता हूँ P2 इंटू A2 और डिस्प्लेसमेंट D2 की जगह पर ये हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा x2 और कॉज ऑफ एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल, फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है, एंगल इनके दरमियान 180 का होगा, cos 180। तो cos 180 हमें पता है ये किसके बराबर है? P2 A2 इंटू डेल्टा x2 और cos 180 हमारे पास होता है -1 के बराबर। ठीक हो गया जी। अब माइनस को हम शुरू में ले लेते हैं, -P2 A2 डेल्टा x2 और डेल्टा x2 अगेन हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ इक्वल टू V2 इंटू टी। यहाँ से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है? V2 है। अच्छा जी, अब हमारे पास इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं -P2 A2 डेल्टा x2 की जगह पर क्या पुट करेंगे? V2 इंटू टी, ये हमारे पास W2 है। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 विच इज़ इक्वल टू W1 की वैल्यू हमारे पास है P1 A1 डेल्टा x1 की जगह पर हमने वैल्यू इनकी पुट नहीं की, वो पुट करनी थी यहाँ पर P1 A1 V1 इंटू टी। तो यहाँ पर आ गया P1 A1 V1 टी और प्लस W2 की जगह पर आ गया -P2 A2 V2 इंटू टी इज इक्वल टू P1 A1 V1 टी प्लस माइनस माइनस P2 A2 V2 इंटू टी। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गए। जबकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, according to equation of continuity हमने पढ़ा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो ये T इधर डिवाइड हो रहा है, इसके दोनों तरफ आके इनसे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं A1 V1 T
ये इसके बराबर था तो टी फिर टी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये भी इसके बराबर है तो इससे भी हम लिख सकते हैं A2V2 इंटू टी, और ये किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड आ जाएगा। तो जहाँ पर हमारे पास A1V1T लिखा हुआ है या A2V2 इंटू टी लिखा हुआ है वहाँ पर हम वॉल्यूम पुट कर सकते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू P1, ये वाला A1V1T की जगह पर क्या आ गया, वॉल्यूम V माइनस P2, ये हमारे पास आ गया P2, और जहाँ पर A2V2 इंटू टी लिखा हुआ वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, V लगा देते हैं। अब यहाँ से हम V की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, V इंटू P1 माइनस P2, ये आ गया वर्क, और वॉल्यूम हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी इंटू P1 माइनस P2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब जी हमारे पास यहाँ पर हमने देखना है कि हाइट H1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्योंकि हमने वर्क फाइंड कर लिया है। वर्क फाइंड करने के बाद हमें क्या चाहिए, चेंज इन इट्स एनर्जी चाहिए कि एनर्जी में चेंज क्या आएगा। तो हाइट H1 की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgH1, और हाइट H2 की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgH2, और वेलोसिटी v1 की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 mv1 स्क्वायर, और v2 की वजह से यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 mv2 स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgH2 माइनस mgH1। ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और टोटल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, चेंज इन एनर्जी, टोटल एनर्जी में चेंज है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgH2 माइनस mgH1, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या था, मैंने बोला था इट इज़ इक्वल टू, इट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स एनर्जी। तो वर्क हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो हमारे पास है m/ρ इंटू P1 माइनस P2 इक्वल टू चेंज इन एनर्जी जो हमारे पास आ रहा है वो है 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस mgH2 माइनस mgH1। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप कि मैस पूरे रिलेशन में कॉमन आ सकता है, m यहाँ पर भी है, इसमें भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इधर से m कॉमन लेंगे और इधर वाले ये m से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ। यहाँ से ये रो डिवाइड हो रहा है, इधर आके पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू m कैंसिल हुआ, रो आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 1/2 रो v2 स्क्वायर। यहाँ से m कैंसिल हुआ, रो इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर, और मैस यहाँ से कैंसिल हुआ, रो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हुआ प्लस रो gH2 माइनस m की जगह पर रो आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, m तो कैंसिल हो गया था, रो gH1। अब देखें इसमें इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 है,
इसका भी सबस्क्रिप्ट 1 है, इसका भी सबस्क्रिप्ट 1 है। तो जिनके सबस्क्रिप्ट ए जैसे हैं उनको हम एक तरफ कर देते हैं और जिनके डिफरेंट हैं उनको दूसरी तरफ कर लेते हैं। मतलब सबस्क्रिप्ट 1 वाला इस साइड पर आ जाएगा लेफ़्ट साइड पर, और सबस्क्रिप्ट 2 वाला जो है वो राइट साइड पर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर P1 ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये माइनस के इधर आगे प्लस, माइनस के इधर आगे प्लस का हो गया, रो GH1 इक्वल टू ये माइनस का इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का P2 और प्लस ये पहले ही प्लस का है, हाफ रो V2 स्क्वायर और ये पहले इधर प्लस का है, प्लस रो GH2। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम। ये बर्नौलीज थ्योरम को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, इसको मैं जनरल फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेता हूँ। जनरल फॉर्म इसकी क्या है, अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं, इन जनरल दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखें ना, यहाँ पर अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पर प्रेशर P2 हो गया है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 हो गया है, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इसका सम इसके सम के बराबर आ रहा है। तो मतलब इन सब का सम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये तो हमें पता है ये प्रेशर है, लेकिन ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। P प्लस हाफ रो जो है डेंसिटी है, डेंसिटी किसके बराबर होता है, मैस ओवर वॉल्यूम, और ये हमारे पास है वेलोसिटी V स्क्वायर प्लस रो की जगह पर मैस ओवर वॉल्यूम इंटू GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आप अगर देखो तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 1/2 mv स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि ये है काइनेटिक एनर्जी ओवर वॉल्यूम V प्लस यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है mgh, ये तो पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ओवर वॉल्यूम V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि एक रिलेशन है, एक एक्सप्रेशन है, एक थ्योरम है जो डिसाइड करता है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इनके दरमियान रिलेशन क्या है। प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो सम है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वो किसके बराबर होना चाहिए, एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन थी। आज का हमारा आर्टिकल इतना ही है। शुक्रिया।